छुआ था। किसी ने मटन कबाब छुआ तो वह सीधे नियमों का राजा बन गया। किसी ने फॉसिलाइज्ड अवशेष छुआ तो वह सीधे एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। यहाँ तक कि किसी ने एक चुंबक छुआ तो वह मौके पर ही थंडर आयरन मैन बन गया। पिछले जन्म में ली तियान ने एक कीमती तलवार को छुआ था जिससे उसे अराजक तलवार ट्रैकिंग की क्षमता मिली थी, लेकिन अफसोस फिर भी शीर्ष शक्तिशाली लोगों ने उसे एक चींटी की तरह कुचल दिया। अब ग्लोबल म्यूटेशन में केवल 6 घंटे बचे थे। होश में आते ही ली तियान ने एक लड़की के पास जाने का फैसला किया। उसने अपना निशाना स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जोउ लिंग पर लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में वैश्विक उत्परिवर्तन के बाद उसने कई बार ली तियान की जान बचाई थी। इसलिए इस जन्म में मुझे तुम्हें एक बड़ा अवसर देने दो। ली तियान ने अपना फोन निकाला और क्लास मॉनिटर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। क्लास मॉनिटर, पूरी दुनिया में जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर मुझ पर भरोसा है, आज आधी रात को अपना फोन चालू रखना, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। क्लास मॉनिटर ने जब यह मैसेज देखा तो उसे लगा कि ली तियान पागल हो गया है, लेकिन उसे विश्वास था कि आज रात वैश्विक बदलाव आने से पहले क्लास मॉनिटर खुद उससे संपर्क करेगी। पलक झपकते ही रात हो गई। ली तियान खिड़की के पास गया और इस शहर की चांदनी को निहारते हुए शांति से बदलाव के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही फोन पर समय के कांटे 12 पर पहुंचे, एक ही पल में पूरी धरती जोर से कांप उठी। वैश्विक उत्परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी पल से अपने दोनों हाथों से छुई गई आखिरी चीज मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगी और शरीर का एक हिस्सा बन जाएगी। ये बदलाव 24 घंटे तक रहेगा। जब नया दिन आएगा तो उत्परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। वैश्विक उत्परिवर्तन आखिरकार आ ही गया। यह एक अवसर भी है और एक आपदा भी। ली तियान को हर हाल में जिंदा रहना होगा। वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चल रहा था। इसी बीच ये खबर सार्वजनिक हो चुकी थी। पशु संग्रहालय में रखे हुए जीवाश्म तुरंत ही सभी लोगों के लिए छीना झपट्टी का मुख्य लक्ष्य बन गए। ली तियान, दिन में तुमने जो मैसेज भेजा था उसका क्या मतलब था? क्या तुम पहले से जानते थे कि आज रात क्या होने वाला है? पलक झपकते ही सुबह हो गई। कीमती चीजों और रसद सामान को छीनने की होड़ में पूरा शहर पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन ली तियान को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। ये चीजें भविष्य में वह सिर्फ मुक्के चलाकर बड़ी आसानी से हासिल कर सकता था। समय एक एक पल करके चुपचाप बीतता गया। जब 11 बजने वाले थे तब जो लिंग अपने परिवार की नीलम माणिक लेकर ली तियान के घर पहुंची। उसका भाई जो गैंगयोंग अपने मजबूत संबंधों के दम पर अपने भाइयों के साथ शक्तिशाली जंगली जानवरों का शिकार करने गया था। उसके पिता जो शियोंगबा ने एक बेशकीमती तलवार को छूने की योजना बनाई थी और उसकी माँ एक बेशकीमती खंजर को छूने वाली थी। इस ली तियान के पास छूने का कौन सा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है? अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। सभी के लिए कीमती चीजें ढूंढने का समय खत्म होने वाला है। क्या ली तियान मेरी इस पुश्तैनी जेमस्टोन से भी ज्यादा कीमती चीज ला सकता है? और क्या वह इसे मेरे साथ छूने के लिए तैयार है? ली तियान, तुमने मुझे यहाँ बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास छूने का सबसे बेहतरीन विकल्प है। जल्दी मुझे बताओ। इंटरनेट पर बहुत सारे हैं। इंटरनेट पर कई ब्लॉगर और प्रभावशाली लोग कहते हैं कि शक्तिशाली जीवों को छूना होगा, या दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं को, या फिर आधुनिक शक्तिशाली उपकरणों को, तभी शक्तिशाली महाशक्तियां मिल सकती हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई अनमोल खजाना नहीं छिपा है ना? क्लास मॉनिटर, क्या आपको लगता है कि मेरे घर में कोई अनमोल खजाना होने जैसा है? वे सभी अनमोल खजाने बड़े लोगों के हाथों में हैं। हम जैसे आम लोग उन्हें कैसे पा सकते हैं? हाँ, आजकल एक भी ढंग की कीमती चीज ढूंढना सचमुच बहुत मुश्किल है। तो फिर तुम्हारा बताया हुआ छूने का सबसे बेहतरीन विकल्प आखिरकार क्या है? समय को करीब आते देख जो लिंग को अभी भी ली तियान की बात समझ नहीं आई थी। ये देखकर ली तियान को आग लगाने की कोई जल्दी नहीं थी। जब अंत में केवल 5 मिनट बचेंगे तब वह क्लास मॉनिटर को सच बताएगा। यह छूने का सबसे बेहतरीन विकल्प इंसान ही है, और वह भी पुरुष और महिला होना जरूरी है। जब तक पुरुष और महिला एक दूसरे को छुएंगे तब तक वे यिन और यांग नाम का एक शरीर प्रकृति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कुछ विशेष साधनाएं कुंग फू की जा सकती हैं। शुरुआती दौर में ये शायद दूसरी चीजों को छूने वाले महाशक्तिशालियों जितना अच्छा न हो, लेकिन बाद के दौर में यह बेहद शक्तिशाली हो जाएगा और बाकी सभी को बहुत पीछे छोड़ देगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ली तियान ऐसी बातें कह सकता है। जो लिंग, मेरे साथ मिलकर शक्तिशाली बनो। ली तियान की आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। जो लिंग एक समझदार व्यक्ति थी। उसके दिमाग में अनगिनत उलझने सुलझ चुकी थी और उसे ली तियान की अभी वाली बात पर 70-80% भरोसा हो चुका था। क्लास में इतनी सारी छात्राएं हैं, तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? क्लास मॉनिटर, आपने मेरी रक्षा की है। इस दुनिया में मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। क्लास मॉनिटर, मुझे पता है कि आपने शुरू में शक्तिशाली महाशक्ति पाने के लिए अपने परिवार के एक प्राचीन जेड गहने को छूने की योजना बनाई थी, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, प्राचीन जेड सबसे बेहतरीन विकल्प नहीं है। केवल मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे आपको सबसे पहले छूना चाहिए। आपका भाई एक बाघ को छूना चाहता है और आपके पिता एक कीमती
तलवार को छूना चाहते हैं। ली तियान, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सब जानते हो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही हूँ। अब पहले ही 50 मिनट हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पास छूने के लिए केवल तुम ही बचे हो। मैं एक बार तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि छूने का सबसे बेहतरीन विकल्प खुद इंसान नहीं है। ली तियान की सांसें अनजाने में ही तेज हो गईं और उसने मेरी तरफ देखा। झो लिंग की तरफ उसकी नजरें भी गर्म, उत्साही हो गईं। मुझे नीचे दबाओ। ली तियान समझ गया और उसकी आंखों से अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। झो लिंग के गाल पूरी तरह लाल हो गए। हालांकि ये सब बहुत अचानक था और उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन शक्तिशाली बनने के लिए और आने वाली अराजक दुनिया में जिंदा रहने के लिए ली ने झो लिंग को सिर्फ इतना बताया कि क्या करना है। तभी 11:29 पर ली तियान और झो लिंग दोनों एक दूसरे से कसकर छू गए। अगले ही पल रात के 12 बज गए। जैसा कि तय था, वह आवाज किसी मृत्यु की घंटी की तरह दुनिया के सभी जीवों के कानों में जोर से गूंज उठी। आसमान, पूरी दुनिया का म्यूटेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। हर कोई अर्थ पाने लगा। इस नीले ग्रह पर सभी इंसानों ने अलग अलग अर्थों, शक्तियों में जागृति पा ली थी। न केवल इंसान बल्कि कई जानवर भी चमत्कारी रूप से शक्तिशाली भाषा पा चुके थे और भयानक अजीब जीवों, दैत्यों में बदल गए थे। कोई मछली पानी से बाहर छलांग लगाती तो ऐसा लगता मानो कोई विशाल पत्थर गिरा हो। उसकी हड्डियां और शरीर सामूहिक रूप से किसी शांत बैठी हुई पंखों वाली गाय के आकार के हो गए थे। किसी कुत्ते की मांसपेशियां तेजी से उभर आईं। उसका शरीर सीधा और तन गया और वह इंसानों की तरह चलने वाली एक सीधी छड़ी, लाठी में बदल गया। किसी बंदर का शरीर तरल रूप में बदल गया और विकसित होकर बहते पानी का एक हिस्सा बन गया, जो नदियों और सागरों के साथ एकाकार हो गया। यह पूरा नीला ग्रह पूरी तरह से अराजकता में डूब गया। इस ग्रह पर लगातार गूंज रही थी तरह तरह की भीषण टकरावों की आवाजें। चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी भी इस समय बेहद गर्म दिखाई दे रही थी। इस वक्त कमरे के बाहर मार काट और भारी अराजकता मची हुई थी। समय समय पर धमाकों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपस में भीषण लड़ाई लड़ रहा हो। समय समय पर धमक धमक की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई विशालकाय जीव तेजी से कदम बढ़ा रहा हो। कमरे के अंदर का माहौल गर्म था और हड्डियों को कंपा देने वाली घबराहट से भरा था। चाओ लिंग और ली तियान जल्दी जल्दी अपने अपने शरीर के कपड़े ठीक कर रहे थे। ली तियान, तुम सच में कमीने हो, चाओ लिंग ने दबी आवाज में गाली देते हुए कहा। बचपन से लेकर आज तक ये पहली बार था जब किसी मर्द ने उसके शरीर को छुआ था। आमतौर पर किसी मर्द से हाथ मिलाने में भी चाओ लिंग को बेहद आपत्ति होती थी, लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ वह घटित हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। कुछ पल की खामोशी के बाद लेकिन मुझे जिम्मेदारी नाम की एक अदृश्य चीज का एहसास हो रहा है, जो साफ तौर पर मेरे दोनों कंधों पर आ टिकी है। मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर एकदम दोष रहित हो गया है। हर एक सांस के साथ मैं अपनी रगों में खून को तेजी से दौड़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। मेरी नसों में ऊर्जा का चक्र चाओ तियान घूम रहा है। क्लास मॉनिटर, तुम चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर तुम्हें जिम्मेदारी उठानी ही है तो मुझे मॉनिटर कहना बंद करो। चाओ लिंग थोड़ी गुस्से और खींच में दिखाई दी और तुरंत ही उसने अपनी कोमल मुट्ठी उठाई और भारी मन से मेरे सीने पर दे मारी। तो फिर तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? ली तियान, तुम कमीने, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी मर्द को अपना शरीर देखने या छूने नहीं दिया। तुम पहले हो और आखिरी भी। अगर तुम मेरे प्रति जिम्मेदार होना चाहते हो तो आज के बाद तुम मुझे क्लास मॉनिटर कहकर नहीं बुला सकते। तुम्हें मुझे लिंग लिंग कहना होगा। अगर तुमने मुझसे दोबारा औपचारिक बात की तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हें भविष्य में किसी दूसरी औरत के शरीर को छूने की इजाजत नहीं देती और मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे शरीर को भी नहीं छू सकते। मेरा तुम्हारे साथ इश्क लड़ाने का कोई इरादा नहीं है, न ही मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है, इसलिए तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखनी होगी। आज जो कुछ भी हुआ उसे गुप्त रखना होगा, किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने कान खड़े करके गंभीरता से उसकी पूरी बात सुनी और फिर संजीदगी से सिर हिलाया। तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसके बाद चाओ लिंग अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करने लगी। ली तियान, मुझे अपनी देखने और सुनने की क्षमता बेहतर होने के अलावा ऐसा नहीं लगता कि कोई और एबिलिटी मिली है। तुम्हें क्या लगता है, क्या सबसे समझदार दीदी जुई जी से कोई गलती हो गई है? यह भी एक कल्टीवेटर शिवशेंज की विशेषता है। शुरुआती दौर में खुद को बचाते हुए विकसित होना पड़ता है और जब अंतिम चरण आता है तो एक ही झटके में दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हुआ जा सकता है। कहा जाता है कि साधना की शुरुआत में क्यूंग लियनछी और शरीर को मजबूत करने लियनटाई की प्रक्रिया एक साथ चलती है, ठीक वैसे ही जैसे दौड़ते समय सांस लेने की लय को नियंत्रित करना पड़ता है। रही बात इंटरनेट पर कही जाने वाली फाउंडेशन बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन, जी डैन जैसी अवस्थाओं की, तो इन सब बातों के बारे में ये सारा ज्ञान मैंने अपने
पिछले जीवन में कल्टीवेशन की दुनिया ज्ञान प्राप्त करते समय सीखा था। ये सब मेरे पिछले जीवन का है, लेकिन मैंने झोलिंग को यह नहीं बताया कि मैं एक पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ। आखिरकार वह जितना अधिक जानेगी उसके लिए उतना ही अधिक खतरा बढ़ जाएगा। यह सुनने के बाद झोलिंग के चेहरे पर समझ आने के भाव आ गए और साथ ही मेरी बातों पर उसका भरोसा थोड़ा और बढ़ गया। इसके तुरंत बाद मैंने झोलिंग को साधना के कुछ और सरल मंत्र सिखाए। लीतियान, तुम मुझे यह सब बताने के लिए बिल्कुल ऐन वक्त पर क्यों आए? मेरे पास अपने माता पिता को इस रहस्य के बारे में बताने का समय भी नहीं बचा, नहीं तो मैं अपने माता पिता को भी अपने साथ साधना करवा सकती थी। इस बात को जितने अधिक लोग जानेंगे ये उतना ही खतरनाक होगा। और हम जो यिन यांग शरीर के मालिक हैं, शुरुआती दौर में हमारी कॉम्बैटिंग पावर बहुत अधिक नहीं होती, इसीलिए अन्य अलौकिक क्षमताओं वाले लोगों द्वारा हमारा खात्मा किया जाना बहुत आसान है। तुम्हारे परिवार वाले हमारी रक्षा कर सकते हैं और जब हम एक निश्चित स्तर तक साधना कर लेंगे तो हम तुम्हारे परिवार की भी मदद कर सकते हैं। मेरी इस बात ने झोलिंग के दिमाग के कपाट खोल दिए। वाकई यिन यांग शरीर प्राप्त करने के बाद उसे महसूस हुआ था कि वह उतनी शक्तिशाली नहीं है। अगर उसका सामना किसी अन्य शक्तिशाली अलौकिक क्षमता वाले व्यक्ति से हो जाता तो वह केवल दूसरों के रहमो करम पर ही निर्भर रहती। और जो तरीका मैंने बताया था वह वास्तव में एक बेहतरीन विचार था। कुछ ही पलों बाद मैं और झोलिंग एक साथ जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और क्यूंग सांस लेने की अवस्था में प्रवेश कर गए। इस तरह यिन यांग शरीर की पहली साधना शुरू हुई। इसी दौरान झोलिंग के परिवार वालों को भी शक्तिशाली अलौकिक क्षमताएं मिल चुकी थीं। उसके बड़े भाई जो गैंगयोंग ने सफेद चीज को छुआ और मानव रूप से बाघ के रूप में बदलने की क्षमता प्राप्त कर ली। और जब उसके पिता जो शियोंगबा ने कीमती तलवार को छुआ तो वह खुद उस तलवार के साथ एक हो गए और तलवार और इंसान के एक होने जेनरेन हेयी के स्तर पर पहुंच गए। ठीक इसी समय हमारी तरफ की साधना भी समाप्त हो गई। 7 आंखों वाले मंत्र के शुद्धिकरण के बाद हम दोनों के शरीरों से कुछ चिपचिपी अशुद्धियां बाहर निकल आईं। इसके बाद मैंने शरीर को मजबूत करने वाले ड्रैगन टाइगर फिस्ट को, जिससे शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, को सिखाया। ड्रैगन टाइगर फिस्ट को कुल 2 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहला दैनिक साधना का अध्याय है जिसका मुख्य उद्देश्य मुक्केबाजी के इरादे क्वान यी को साधना और शरीर को मजबूत व स्वस्थ बनाना है। दूसरा अध्याय वास्तविक युद्ध शी झान के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ पहाड़ों को पलटने और समुद्र को उलट देने वाली गति से है। झोलिंग का चेहरा बेहद गंभीर था और वह बड़े चाव से सुन रही थी। लेकिन जिस समय मैं और झोलिंग साधना कर रहे थे, घर के बाहर की दुनिया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। समय समय पर वहाँ एक भीषण लड़ाई भड़क उठती थी। झोलिंग के बड़े भाई जो गैंगयोंग ने देखा कि उसकी बहन लंबे समय से घर नहीं लौटी है, तो वह अपने पिता जो शियोंगबा के साथ उसकी तलाश में घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में अन्य अलौकिक क्षमता वाले लोगों की नजरों से बचने के लिए दोनों ने सीधे अपनी अपनी अलौकिक क्षमताओं को सक्रिय कर दिया ताकि कमजोरों को अपनी ताकत का एहसास करा सकें। इस समय मैं झोलिंग के साथ ड्रैगन टाइगर फिस्ट की साधना कर रहा था, तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। इसलिए हम तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़े और युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो पता चला कि आने वाले कोई और नहीं बल्कि जो गैंगयोंग और उसके पिता थे। तुम लड़के क्या करना चाहते हो? क्या मुझसे लड़ना चाहते हो? यह देखकर मैंने अपनी तैयार ड्रैगन टाइगर फिस्ट को वापस समेटा और चेहरे पर एक बेहद मासूम सा भाव ले आया। पिताजी, बड़े भाई, आप लोग यहाँ कैसे आए? झोलिंग के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। उसे अच्छे से याद था कि उसने अपने परिवार को मैसेज भेजकर कहा था कि वे चिंता न करें, पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे यहाँ तक ढूंढते हुए चले आएंगे। मुझे भी यह सब बहुत अचानक लगा। मैं साधना में इतना डूब गया था कि झोलिंग के साथ पहले से कोई बहाना या कहानी तैयार करना ही भूल गया। लिंगलिंग, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ चला आया। पर तुम्हारी असली पोशाक कहाँ गई? तुमने इस आवारा लड़के के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जो शियोंगबा की आंखें गुस्से से फैल गईं। उनकी बस यही एक इकलौती बेटी थी और वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके घर की गोभी को कोई स्वर चढ़ जाए। लीतियान मेरा बहुत अच्छा सहपाठी है, सिर्फ वही मेरी महाशक्ति यिनंग को और शक्तिशाली बना सकता है। आप लोग पहले वापस जाइए, जब मैं अपने हाथ की चोट का मामला सुलझा लूंगी तो खुद वापस आ जाऊंगी। चो शियोंगबा ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारी महाशक्ति क्या है? मुझसे 2-2 हाथ करके दिखाओ। अगर तुम बहुत कमजोर निकले तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी इस बदतमीज सोच को जल्दी ही छोड़ दो, वरना मेरी मुट्ठियां और लातें कोई रहम नहीं खाएंगी और तुम घायल हो जाओगे। ये देखकर मैंने मन ही मन अपनी ताकत को बटोरा। हालांकि मेरा शरीर थोड़ा कमजोर था और महाशक्ति पर मेरा नियंत्रण अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन पिछले जीवन से मिला युद्ध का अनुभव मेरे लिए बेहद
कीमती था। भले ही मैं चौ गैंगयोंग को हरा न पाऊं, पर कम से कम उनके दिल पर एक अच्छा प्रभाव तो छोड़ ही सकता था। ये सोचते ही मैंने खुद को सीधे मुकाबले के लिए तैयार कर लिया। अगले ही पल चौ गैंगयोंग एक भूखे बाघ की तरह तेजी से लपका और मैंने अपनी ड्रैगन टाइगर फिस्ट से उसका सामना किया। मेरी मुट्ठी से ड्रैगन की दहाड़ और बाघ की गरज जैसी आवाजें गूंज उठीं। तभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण चौ गैंगयोंग ने तुरंत अपनी महाशक्ति को सक्रिय कर दिया और एक विशालकाय सफेद बाघ के रूप में बदल गया। उसकी एक भीषण दहाड़ से पूरी धरती और आसमान गूंज उठा। जैसे जैसे भयंकर लड़ाई की आवाजें आती रहीं, चो शियोनगबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त मैं उस विशालकाय सफेद बाघ के माथे पर पूरी ताकत से वार कर रहा था, जिससे वह हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। उस असहनीय दर्द से वह विशालकाय सफेद बाघ बुरी तरह कांप उठा और उसने अचानक अपने शरीर को एक झटका देकर मुझे दूर फेंक दिया। लेकिन अपने पिछले जीवन के समृद्ध युद्ध अनुभव के कारण मैंने हवा में ही पैरों से जोर लगाया और जमीन पर बिल्कुल सुरक्षित उतर गया। दूसरी ओर उस विशाल सफेद बाघ का माथा पिटने के कारण लहूलुहान हो चुका था और उसके बाल लाल रंग से रंग गए थे। वह लगातार मेरी तरफ देखकर गुस्से में दहाड़ रहा था। उस दहाड़ की गूंज से पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी और चारों तरफ धूल उड़कर गिरने लगी। तभी चौ शियोनगबा ने अपने बेटे के बढ़ते गुस्से को महसूस किया और तुरंत आवाज देकर उसे रोका। बस करो, बात यहीं खत्म। गैंगयोंग, तुम हार चुके हो। भैया, आप लोग सिर्फ अभ्यास चीएचवोस कर रहे थे, सचमुच मत लड़ने लगिए। देखिए, आपने लीतियान के घर का सारा फर्नीचर बर्बाद कर दिया। कुछ पलों बाद चौ गैंगयोंग की बुद्धिमत्ता वापस आई और वह धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी क्रूरता के भाव थे और उसकी आंखों में गुस्सा छिपा हुआ था। आखिरकार किसी के माथे पर इतनी बेरहमी से वार किया जाए तो गुस्सा न आना नामुमकिन था और मेरी वह ड्रैगन टाइगर फिस्ट भले ही शक्तिशाली थी, पर उसने सामने वाले को पूरी तरह से चौंका दिया था। उस एक मुट्ठी के वार के बाद आगे की लड़ाई के लिए मेरे पास कोई भरोसा नहीं बचा था। आखिरकार मेरे सामने खड़ा जीव एक विशाल सफेद बाघ था जो अपने एक ही वार से मेरे शरीर के चिथड़े उड़ा सकता था। चौ गैंगयोंग जब वापस अपने मानव रूप में आया तो उसका ध्यान अपनी उस नाक पर गया जो मार खाने के कारण लाल हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति कोई नफरत या चिढ़ पैदा नहीं हुई, बल्कि मेरी इस फुर्तीली और साफ सुथरी लड़ाई की शैली ने उसे काफी प्रभावित किया। आखिरकार महाशक्तियों से भरी इस बेरहम दुनिया में एक पल की भी झिझक इंसान की जान ले सकती थी। तभी चौ शियोनगबा ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, लिंगलिंग, तुम्हारी महाशक्ति क्या है? अपनी बेटी की महाशक्ति को लेकर चौ शियोनगबा बेहद उत्सुक थे। वह खुद एक अनमोल तलवार बाओजेंस में बदल सकते थे, उनकी पत्नी एक अनमोल चाकू बाओदाओ बन सकती थी और उनका बेटा एक विशाल सफेद बाघ बन सकता था। ये सुनकर चो लिंग थोड़ी असहज हो गई और उसने तुरंत मदद के लिए मेरी तरफ देखा। मैं जानता था कि चो शियोनगबा और उनका बेटा कोई बुरे इंसान नहीं है, इसलिए मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। लिंगलिंग, कोई बात नहीं, बता दो। चो शियोनगबा और उनका बेटा दोनों एक पल के लिए दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी बेटी को अपनी महाशक्ति के बारे में बताने के लिए भी पहले मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी और मुझसे अनुमति मिलने के बाद चौ लिंग ने भी आगे कोई संकोच नहीं किया। ली चियांग ने मेरे साथ एक असाधारण संसाधन साझा किया है जिसने मुझे इस जीवन में यिन यांग शरीर की क्षमता दी है। झो लिंग ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। अंदर के लोगों, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। ये हरकत किसी पागल जैसी लग रही थी। लगा कि कोई दूसरा क्षमतावान एबिलिटी यूजर आकर हंगामा कर रहा है। हम चारों की आंखें एक साथ चमकी और हम सब एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। मैंने तुम लोगों से चुप रहने को कहा था, सुनाई नहीं दिया क्या? क्या तुम सब कठपुतली हो? लगातार आती चीखों के साथ दरवाजे पर फिर से एक जोरदार लात पड़ी और यहाँ तक कि उसमें एक छेद हो गया। उस छेद के माध्यम से हमने बाहर खड़े एक भयानक चेहरे वाले आदमी को देखा। उस आदमी के कान बोधिसत्व भगवान की तरह बड़े थे। साफ था कि इस आदमी को जो क्षमता मिली थी वह उसके उन कानों से जुड़ी थी। तुमने सुना नहीं क्या? अगर शांत नहीं हुए तो मैं तुम सबको पीट पीट कर मार डालूंगा। उस आदमी ने कमरे के भीतर के लोगों को साधारण देखा तो उन्हें मामूली क्षमतावान समझकर उसका घमंड और भी बढ़ गया। इस कमीने ने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दिया, ये तो हद है। तुम जाकर उसे पकड़ो। जो गैंगयोंग खुद हाथ नहीं उठाना चाहता था क्योंकि इससे और बड़ा हंगामा होता
और आसपास की चीजें और बर्बाद हो जाती। यही मेरे और जो गैंगयोंग के बीच संबंध करीब लाने का सबसे सही मौका था। इसके अलावा आज के इस अराजक युग में मेरी मुट्ठी किसी भी ऐसे इंसान को बर्दाश्त करने के लिए नहीं थी जो मेरे सामने आकर अकड़ दिखाए। इसलिए मैंने स्नेक स्टेप सांप जैसी चाल का इस्तेमाल किया और सीधे उस क्षमतावान के सामने पहुंच गया। इसके तुरंत बाद मैंने क्रेन कैप्चर एंड ड्रैगन क्लॉ तकनीक का इस्तेमाल किया और उसे हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वह बड़े कानों वाला क्षमतावान जो गैंगयोंग के सामने जा गिरा और जो गैंगयोंग ने एक पैर से उसे दबा दिया। इस बदलाव के बाद मैं मन ही मन अच्छी तरह समझ गया था कि यहाँ केवल मजबूत मुट्ठी के दम पर ही टिका जा सकता है। इसलिए खुद चलकर आए इस बड़े कानों वाले क्षमतावान के प्रति मेरे मन में जरा सी भी दया नहीं आई। जो गैंगयोंग ने जमीन पर पड़े क्षमतावान पर एक नजर डाली और मुझसे कहा, ली थियान, क्या तुम्हारे फोन में कोई संगीत डाउनलोड है? यह सुनकर मैं तुरंत समझ गया। मैंने सीधे एक बेहद शोर शराबे वाला संगीत बजाया और फोन जो गैंगयोंग को दे दिया ताकि वह उस क्षमतावान के कानों को बंद कर सके। लड़के, तुम्हें लग रहा था कि हम शोर कर रहे हैं, तो अब तुम जितना चाहो उतना सुनो। कानों के पास गूंजते उस तीखे संगीत के कारण बड़े कानों वाले क्षमतावान का सिर फटने लगा। ऐसा लगा मानो हजारों स्टील की सुइयां उसे बेरहमी से चुभ रही हों। हालांकि वह लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन जो गैंगयोंग ने उसे इतनी मजबूती से दबा रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में गाना खत्म हो गया। जो गैंगयोंग ने उस कान फाड़ने वाली आवाज को बंद कर दिया। क्या तुम्हें अब भी शोर लग रहा है? वह बड़े कानों वाला क्षमतावान अभी भी बेबसी से चिल्ला रहा था, मैं तुम सबको मार डालूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुमने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं चुकता किया है। बात खत्म होते ही मैंने फिर से फोन चालू किया और दोबारा वही तीखा संगीत बजा दिया। कई बार इस तरह प्रताड़ित करने के बाद वह बड़े कानों वाला क्षमतावान आखिरकार सीधा हो गया और उसका घमंड टूट गया। क्या तुम्हें अब भी यह शोर लग रहा है? अगर तुम्हारा जवाब हमें संतुष्ट कर दे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बड़े कानों वाले क्षमतावान ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई शोर नहीं है। यह बहुत मधुर है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ। बड़े कानों वाले क्षमतावान ने एक जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाई और जाते समय कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करना भी नहीं भूला। कुछ पलों के बाद जो श्योंगड़ा ने अपनी बेटी जो लिंग की तरफ देखा। तुमने अभी जो यिन यांग के बारे में कहा था, नहीं, लिंगलिंग की क्षमता के बारे में बेहतर होगा कि मैं ही बताऊं। जब दुनिया में अलौकिक क्षमताओं का आगमन हुआ था, तब मेरे दिमाग में एक अमर देवता की आवाज गूंजी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वे यिन यांग शरीर की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे सर्वोच्च देवताओं की कलाओं का अभ्यास कर सकते हैं और अमरता के मार्ग पर चल सकते हैं। अमर सांगशान ने मुझे यह भी बताया था, आधे साल बाद ब्लू स्टार पृथ्वी एक ऐसे महाद्वीप से टकराएगा जो अवसरों से भरा होगा। उस महाद्वीप पर हर कोई साधना खेती कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास यिन यांग शारीरिक संरचना है उनकी साधना की गति और भी तेज होगी। जो लिंग स्कूल में हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए मैंने उसे बुलाया ताकि हम मिलकर इस अवसर को साझा कर सकें। जो शियोनगबा जो के पिता और उनके बेटे ने जब यह सुना तो उनके शरीर अचानक कांप उठे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यिन यांग शारीरिक संरचना प्राप्त करने के बाद वे अमृता की साधना च्यूसेन भी कर सकते हैं। जानकारी की यह मात्रा वास्तव में बहुत विशाल थी। ये सोचकर कि मैंने कभी झोलिंग के शरीर को छुआ था, वे अचानक नाखुश हो गए। तुमने क्या कहा? लितियान, तुमने हमारी झोलिंग को छुआ? मैंने सूखी खांसी की। आप लोग इसे बहुत एक तरफा देख रहे हैं। ये होना चाहिए कि मैंने और झोलिंग ने एक दूसरे को छुआ और फिर एक साथ यिन यांग शारीरिक संरचना प्राप्त की। क्या तुमने मुझसे अनुमति ली थी? जो गैंगयोंग ने सीधे मुझ पर मुक्का तान दिया। यह देखकर मैंने सांप जैसी चाल की तकनीक स्नेक वॉक का इस्तेमाल किया और उस कड़ाही जैसे लोहे के मुक्के से बच गया। लेकिन तभी बड़े ताऊ जो शियोनगबा ने मुक्का उठाकर मेरी ओर वापस वार किया। बड़े भाई, आप लोग मत लड़िए। चोलिंग घबराकर मेरे सामने आ गई। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे अपने पीछे छुपा लिया। यह एक अवसर है और यह मेरा अपना लिया हुआ गलत निर्णय भी है, लेकिन मैं और ली थियान इसे वैसे ही मान रहे हैं जैसे आप लोग एक साथ दिखाई दिए हैं। ये देखकर मैंने जल्दी से सहमति जताई। अंकल और भाई गैंगयोंग, मैं आप लोगों को चियान मंत्र 7 आंखें मंत्र सिखा सकता हूँ, जिससे आप स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा लिंग की को सोख सकें और अपनी नसें खोलकर साधना शुरू कर सकें। तुम हमें चियान मंत्र सिखाओगे, हमें साधना भी सिखाओगे। क्या तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं है? क्या साजिश होगी? मुझे ली थियान के चरित्र पर भरोसा है, वह उस तरह का साजिश रचने वाला इंसान नहीं है। तभी जो गैंगयोंग ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी छोटी बहन के शरीर को छुआ है, तुम्हें लिंगलिंग की जिम्मेदारी लेनी होगी। चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई साजिश है तो मुझे दोष मत देना कि मैं बेरहम और निर्दयी हूँ। पूरा परिवार गुस्से में था। ये सुनकर मैं दंग रह गया। जो
गैंगयोंग वास्तव में मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहता था। इसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपी हुई आवाज थी। इस समय झो लिंग के चेहरे पर एक लालिमा छा गई। छोटे भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और ली तियान अच्छे सहपाठी हैं, हमें प्यार करने की जरूरत नहीं है। ली तियान, तुम्हारे घर में कोई नहीं है और यह घर अभी लड़ाई के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। क्यों ना तुम पहले हमारे साथ घर चलकर रहो। इस अराजक दुनिया में हर कोई साथ मिलकर रहेगा तो जीवित रहने की संभावना भी थोड़ी अधिक होगी। जो शियोनगबा ने जो कहा वह झूठ नहीं था। अब अराजकता का समय है और मैं अभी साधना के शुरुआती चरण में हूँ। मेरी ताकत बहुत मजबूत नहीं है। उनके परिवार की सुरक्षा के साथ मैं अन्य महाशक्तिशाली यिनंगज लोगों के नुकसान से बच सकता हूँ। शरण देने के लिए धन्यवाद अंकल। मैं आपके साथ घर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब हम आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो 3 महाशक्तिशाली लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनके पास कुछ घरेलू सामान रखा हुआ था और एक लड़की थी जिसे पूरी तरह से रस्सियों से बांधा गया था। तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो, है ना? सूटकेस और औरत को यहीं छोड़ दो, फिर तुम लोग जा सकते हो। हरे बालों वाले नेता ने अपनी उदास आंखों से हम कुछ लोगों को ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में उसकी नजर टिक गई झो लिंग के शरीर पर। उसके बगल में एक पतले और सूखे आदमी ने अपने दोनों हाथों को 2 तेज छुरियों चाकुओं में बदल लिया था और एक अन्य भारी शरीर वाला आदमी था जिसकी पूरी त्वचा दिखाई दे रही थी, अजीब काली स्याही जैसी, जैसे कि कोई काली चट्टान हो। जो शियोनगबा ने देखा कि सामने वाले से निपटना आसान नहीं है तो उन्होंने दीवार फांद कर निकल जाने का सुझाव दिया। जो शियोनगबा की यह बात सुनकर झो गैंगयोंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वह भी इस बात से सहमत हो गया कि इन लोगों के साथ टकराव न किया जाए। यह सुनकर मेरे होंठ फड़क उठे। अंकल और भाई गैंगयोंग, आप लोगों को अपनी ताकत के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं पता है। ये 3 महाशक्तिशाली लोग जाहिर तौर पर यिनली और झो लिंग पर नजर गड़ाए हुए हैं। भले ही हम बचकर निकले, हो सकता है कि वे हमारा पीछा करें। ये सुनकर झो परिवार के तीनों लोग एक पल के लिए दंग रह गए। और अगर हम इन तीनों महाशक्तिशाली लोगों को पीट दें तो ये सामग्रियां हमारे लिए काफी समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त होंगी। रही बात इस लड़की की, तो इसे एक एहसान के रूप में भी लिया जा सकता है, क्योंकि इस अराजक दुनिया में सभी सामग्रियां बेहद सीमित हो गई हैं। ये कहा जा सकता है कि कीमतें बहुत ऊंची हैं, लेकिन सामान बाजार में नहीं है। जो शियोनगबा और उनके बेटे ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आश्चर्य का एक भाव कौंध गया। उनके शरीर अचानक कांप उठे। यहाँ तक कि झो लिंग ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा कोमल और कम बोलने वाला व्यक्ति इतना क्रूर और साहसी रूप भी रख सकता है। इस समय झो लिंग ने जिस नजर से मेरी तरफ देखा वह गहरी और चमकीली रोशनी से भरी थी। बड़े भाई, पिताजी, अब एक अच्छे इंसान ने हमारे लिए सामग्रियां जमा करके रखी हैं। अगर हम इसे अभी नहीं लेंगे तो और कब लेंगे? ये देखकर कि झो लिंग ने भी ऐसा कहा, झो परिवार के पिता और बेटे ने भी अपना मन बना लिया। झो गैंगयोंग के दोनों लोहे के मुक्के क्रैक क्रैक की आवाज के साथ भींच गए। ये देखकर कि हम इतने आक्रामक तरीके से आ रहे हैं, उस हरे बालों वाले नेता को तुरंत बहुत गुस्सा आ गया। उसका सिर एक भयानक भेड़िए के सिर में बदल गया। उस भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी की दहाड़ के साथ उसका शरीर पागलों की तरह सूजने लगा। पलक झपकते ही वह एक विशाल हरे भेड़िए दानव में बदल गया। यह दृश्य देखकर झो गैंगयोंग ने धीमी आवाज में हुंकार भरी, मुझे आने दो। उसने अपनी बड़ी हथेली खोली और मुझे झो लिंग को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। इसके बाद एक दहाड़ पूरे आसमान में गूंज उठी। झो गैंगयोंग का शरीर अचानक सूजने लगा। अगले ही पल एक शक्तिशाली विशाल सफेद बाघ दानव का टकराव महाशक्तिशाली से हुआ, लेकिन इस समय वह उठ खड़ा हुआ। लोहे के मुक्कों की जोड़ी आपस में जोर से टकराई। चिंगारियों की एक बौछार छूट पड़ी। उस टकराने वाले महाशक्तिशाली ने कैसे सोचा होगा कि वह झो शियोनगबा की विशाल तलवार का सामना करेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सांप जैसी चाल चलते हुए पहले ही हमला करने पहुंच गया था। मुझे भी आगे बढ़ते हुए देखकर झो लिंग ने अपनी नजर उस बेबस लड़की पर टिका दी। कोई मौका ढूंढकर चुपके से वहां जाऊंगी और उसकी रस्सी खोलने में मदद करूंगी। झो लिंग ने चुपके से यह ठान लिया। इस समय हरा भेड़िया और सफेद बाघ आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। हरे भेड़िए के दोनों पंजों ने सफेद बाघ के शरीर को बेरहमी से नोच डाला, जिससे सीधे एक लंबी खून की नदी बह निकली। और सफेद बाघ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक ही बार में हरे भेड़िए की गर्दन दबोच ली। इसी पल हरे भेड़िए की गर्दन से भारी मात्रा में भेड़िए का खून फुहार बनकर निकला। अभी सिर्फ 20 सांसों का समय ही बीता था कि हरे भेड़िए ने तड़पना बंद कर दिया और वह खून के तालाब में गिर गया। और दूसरी तरफ एक चीख गूंजी। उस छुरियों वाले महाशक्तिशाली के दोनों चाकू कटकर जमीन पर गिर गए। मैं उस लोहे की त्वचा वाले महाशक्तिशाली के साथ पैंतरेबाजी कर रहा था। मेरा मुक्का उसके शरीर पर लगा, लेकिन वह उसे मामूली सी भी चोट नहीं पहुंचा सका। सौभाग्य से मैंने अपनी लचीली शारीरिक चाल पर भरोसा किया, जिससे वह मुझे कभी छू नहीं पाया। उसने
देखा कि उसके दो साथी एक के बाद एक गिर चुके हैं। वह घबरा कर मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं सांप जैसी चाल चलते हुए उसके पीछे लपका और सिर्फ एक पल में मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने अपना दाहिना पैर अड्डाया, जिससे वह आधा जमीन पर गिर गया और कुत्ते की तरह मुंह के बल गिरा। तभी बगल से वह विशाल तलवार भी वार करने आ पहुंची। उसने लोहे की त्वचा वाले महाशक्तिशाली की बांह पर बेरहमी से वार किया। तुरंत चारों तरफ चिंगारियां बिखरी। लोहे की त्वचा वाले महाशक्तिशाली का एक हाथ जिंदा ही शरीर से अलग कर दिया गया। अपना हाथ खोने के बाद वह पूरी तरह से अपनी लड़ने की क्षमता खो चुका था और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दर्द से कराह रहा था। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो बनाने का मूड नहीं कर रहा है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।